अभी कुछ दिन पहले एक बस्ती गया था जहाँ पे एनआईटी ने बस्ती वालों को नोटिस दे दिया गया है कि उनको 4 महीने के अंदर पूरी बस्ती खाली करनी पड़ेगी। ऐसे में आप लोग क्या कर गए हो, सो गए हो? अरे भाई कौन से एरिया को नोटिस आ गया है? ये तो मेरे को अभी एनआईटी नोटिस दिया। एनआईटी तो बंद हो गया था। अभी हमारे महाविकास आघाड़ी के नितिन राउत साहब ने पहल करके एनआईटी चालू किया है। और एनआईटी अगर ऐसा करेंगी, इतने साल के लोगों को वो नोटिस देंगी तोड़ने का, तो एनआईटी के खिलाफ भी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालेंगे हम जनता के पक्ष के लिए। एनआईटी लाया किसने है? एनआईटी तो आप ही की गठबंधन सरकार ने तो लाई है। आप जब देखो तब हमारी सरकार के पीछे भिड़े रहते हो। आज बीजेपी ने क्या किया महानगर पालिका में क्या किया, महाराष्ट्र सरकार में थे क्या किया। एक भी ओबीसी बच्चे को अगर इन्होंने नौकरी दिया होता तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को दिल से सलूट करता। 7 साल की सरकार में उन्होंने एक भी ओबीसी को नौकरी नहीं दिया, ज्वाइनिंग नहीं किया उन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी महकमे में। एक स्टेटमेंट भी जारी किया है देवेंद्र फडणवीस ने, यदि ओबीसी रिजर्वेशन वापस नहीं आएगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब वो तो बात तो देखो उनका कैसा है, बीजेपी का। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वांद्रा में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं साजिद अली साहब, जो कि नागपुर शहर लोकसभा मतदान संघ के महासचिव है। सर, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत, आपका भी स्वागत है। सर, मैं अभी कुछ दिन पहले एक बस्ती गया था जहाँ पे एनआईटी ने बस्ती वालों को नोटिस दे दिया गया है कि उनको 4 महीने के अंदर पूरी बस्ती खाली करनी पड़ेगी। ऐसे में आप लोग क्या कर गए हो, सो गए हो? अरे भाई कौन से एरिया को नोटिस आ गया है? ये तो मेरे को अभी तक पता ही नहीं। ये आप ही के ये को आया है? वनदेवी नगर झोपड़पट्टी को आया है क्या? एनआईटी अगर ऐसा करेंगी, इतने साल के लोगों को वो नोटिस देंगी तोड़ने का, तो एनआईटी के खिलाफ भी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालेंगे हम जनता के पक्ष के लिए। एनआईटी लाया किसने है? एनआईटी तो आप ही की गठबंधन सरकार ने तो लाई है। हमारे विकास आघाड़ी के नेता नितिन राउत साहब ने, पालक मंत्री नागपुर शहर, उन्होंने लाया है। इस विषय पे उनसे भी चर्चा की जाएंगी कि साहब आपने एनआईटी बंद था और आपने लाया कुछ अच्छा कार्य करने के लिए। अब डेवलपमेंट चार्ज एनआईटी लेती है, डेवलपमेंट काम तो है नहीं यहाँ पे। पूरा रोड देखो, गटर लाइन देखो, वो उस ज़माने की पाइपलाइन अभी तक चेंज नहीं हुई। जो एनआईटी का कार्य है वो एनआईटी कर नहीं रही। गटर लाइन, सीवर लाइन ख़राब हो गई है, वो बदल नहीं रही। तो आपकी गठबंधन सरकार ने एनआईटी को दोबारा लाया है क्यों, जब बीजेपी ने बंद कर दी? अब भाई उस विषय पे हम अपने माननीय सम्मानीय नितिन राउत साहब से चर्चा करेंगे कि साहब आपने लाया, ठीक है, आपका स्वागत है, मगर ये अगर विकास कार्य नहीं करेंगी तो हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालेंगे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो अगर काम ना, विकास कार्य ना करें, जिसके उद्देश्य से एनआईटी जानी जाती है। अधिकारी जब भी काम करेंगे जब नेता मंत्री उनको फंडिंग करेंगे, जब उसके लिए बजट लाएंगे। बिना बजट लाए, बिना कुछ फंडिंग के अधिकारी कैसे काम कर लेंगे? आपने एनआईटी के इतने सारे बस्ती वालों को नोटिस दिए हैं एनआईटी ने, उनको पर पुनर्वास के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है। इस पर आपकी पार्टी ने अब तक क्या किया? अभी तो ये मसला चर्चा में आया है, अभी 2-4 दिन पहले तो चर्चा में आया। हफ्ता भर हो चुका है इस चीज़ को। जब तक हमारे चैनल पे नहीं चला था तो आप लोग तो सो गए थे। भाई ये आप बोल रहे सो गए थे, हम तो दिन और रात जागते रहते विकास कार्य करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। हमारे आदरणीय पवार साहब ने हमको एक मिशन दिया है। वो मिशन ऐसा है कि 80% समाज सेवा करो। हम तो 100 के 100% समाज सेवा कर रहे हैं। अगर ये ज़रूरत पड़ी समाज सेवा में, अगर हमारे पालक मंत्री साहब का कुछ अड़ंगा आता है तो हम
हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि आपने एनआईटी चालू किया और ऐसे गरीब लोग जो कि कोविड में कोरोना काल में त्रस्त है, परेशान है, और ऐसे टाइम में अगर उनको नोटिस देंगे, उनका दूसरी जगह वो नहीं होगा, आप ध्यान नहीं दोगे, तो हम आपके भी खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालेंगे। ऐसा कार्य हम करने नहीं देंगे। हम अपने राउत साहब से भी बात करेंगे, वो हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता हैं, और हम अपने सम्मानीय नितिन राउत जी साहब से निवेदन दे करके उनसे मुलाकात करेंगे कि साहब ये जो निर्णय लिया एनआईटी ने, ये निर्णय आज के पीरियड में अच्छा निर्णय नहीं है। अभी ये सुनने में आया है, नाना पटोले साहब ने कहा है कि आने वाले जो चुनाव है वे सारे चुनाव इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लड़ेंगी। इस पे फिर महाआघाड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या विचार रखती है? जैसे हमारे सम्मानीय नाना भाऊ पटोले एक महाराष्ट्र के हमारे कांग्रेस के नेता है, महाराष्ट्र अध्यक्ष है। अब ये पॉलिटिकल विषय होता है सभी पक्षों का, यानी कार्यकर्ताओं को अपने तरफ आकर्षित करने का एक यानी थेवनी रहती है। उस थेवनी के अंतर्गत उन्होंने कहा होगा कि भाई हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, और अगर उनकी मंशा भी है, नाना भाऊ वो स्वतंत्र है, नाना भाऊ अपनी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष है। अगर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है तो हम भी कुछ कम नहीं है भाई, हम भी मजबूत है। उनको लगता होगा कि नागपुर में ये जीरो है, मगर आने वाले महानगर पालिका में वो दिख जाएगा उनको भी कि जीरो कौन है, हीरो कौन है। आप बोल रहे हो कि आप जीरो कौन है, हीरो कौन है, हम किसी से कम नहीं है, तो फिर अभी भी आप लोग गठबंधन में क्यों हो? आप चाहो तो अभी भी गठबंधन तोड़ सकते हो। शिवसेना तो आपके साथ खड़ी ही है। देखो ऐसा है, हमारे आदरणीय शरद पवार साहब के आगे तो हमारे कोई भी कार्यकर्ता जाएंगे नहीं। ये महाविकास आघाड़ी जो बनी है, ये हमारे आदरणीय पवार साहब के आदेश पे और उनके यानी विचारों पे बनी है कि इस तरीके से हम तीनों दल को मिला कर के एक सरकार बनाते हैं भाजपा की कमर तोड़ने के लिए। ये हमारे आदरणीय पवार साहब का मिशन है। अब ये अपने कार्यकर्ता को आकर्षित करने के लिए नाना भाऊ ने जो भी विषय रखा होगा वो बाद में आगे तीनों दल के नेता डिसाइड करेंगे कि कैसा अपने को आगे करना है, मिल के लड़ना है या अलग लड़ना है। हर इसमें सक्षम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। क्या लगता है अगला विधानसभा चुनाव तक आप लोग का गठबंधन टिक पाएगा या बीच में ही टूट जाएगा? नहीं, ये तो कंफर्म है, 5 साल तक सरकार चलेगी। उसके बाद में हमारे आदरणीय पवार साहब डिसीजन लेंगे, और उनके भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनकी जो कार्यकारिणी है, जो स्टैंडिंग कमेटियाँ रहती है, वो निर्णय लेती है। अब हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हमको जैसा आदेश देंगे हमारे आदरणीय पवार साहब, उनके आदेश का पालन करना है। हमारा काम है हमारे नेता के आदेश का पालन करना। हम डिसीजन कैसे लेंगे? जो हमारे नेता लेंगे उस पर हमको कार्य करना है। अब मैं वापस आता हूँ आपके ही एरिया में। मैं अभी कुछ दिन पहले वांझा गया था। वहाँ पे जनता की इतनी समस्याएं हैं, आप अपोजिशन में हो, तो आप अपोजिशन में रह के वांझा के लोगों की समस्याओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? भी जैसे आपने कहा अपोजिशन में, हम तो अपोजिशन में नहीं है। अपोजिशन में तो बीजेपी है, हम तो महाराष्ट्र सरकार में। एनएमसी की बात कर रहे हैं, तो एनएमसी में आप अपोजिशन में? हाँ है ना, महानगर पालिका में अपोजिशन में है। हम लोग अपनी सरकार को, मैंने सम्मानीय हमारे नितिन राउत साहब को लेटर पे लेटर दिया, उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक के पोल सेंक्शन भी किए, और अभी शिविर लाइन के लिए मैं इसके पहले भी बहुत सारे लेटर दे चुका हूं, और उनसे चर्चा भी किया उस विषय में कि हमारे अल्पसंख्यक फंड इतना आया हुआ है, और अनुसूचित जाति का फंड आया है, और हमारे एरिया में अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं और अनुसूचित जाति के भी है, और आप अपना स्थानीय फंड भी लगा सकते हो। ये तीनों फंड मिला करके एक अच्छा विकास हो सकता है। और उस विषय पे नितिन राउत साहब से चर्चा भी हुई थी, और नितिन राउत साहब फंड दे भी रहे, और उन्होंने वादा भी किया है
कि मैं धीरे धीरे जैसे भी फंड आ रहा है मैं एक एक टुकड़े में फंड देते रहूँगा और विकास कार्य होता रहेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है हमको। कोई काम होता है तो वो पालक मंत्री करता है और कोई काम नहीं होता तो वो एनएमसी के ऊपर आप थोप देते हैं। नहीं, क्या होता है, जैसा अभी पालक मंत्री तो पालक मंत्री के अंडर में ही सारे विभाग को कार्य करना है ना। अब पालक मंत्री साहब विकास हुआ तो पालक मंत्री साहब का नाम तो आएगा ही, और फंड भी वही देते हैं, वहीं से रिलीज होता है। महाविकास आघाड़ी सरकार में भी भाई एक तय होता है कि जो शहर के पालक मंत्री डिसीजन वही लेंगे, तब जाकर के ये महागठबंधन बनाए और उसके हिसाब से वो निर्णय ले रहे हैं। बड़ा क्षेत्र है, अभी बीजेपी ने 7 साल सरकार चलाया, कुछ भी विकास कार्य किया नहीं। अब इनको, अब एक तो कोरोना काल, कोरोना में पूरे फंड कोरोना में लग गए, कोविड में लग गए। अब जैसे जैसे अभी फंड आ रहा है उस हिसाब से वो विकास की गति को तेज कर रहे हैं। हमारे सम्मानीय नितिन राउत साहब थोड़ा थोड़ा फंड दे करके धीरे धीरे विकास को गति दे रहे हैं। हमारी यही कोशिश भी रहेंगी कि, और मैं कल मिलूँगा उनसे और रिक्वेस्ट करूँगा जनता की तरफ से कि राउत साहब आप जल्दी से जल्दी वाजरा बस्ती का विकास करिए। यहाँ पे एक वाटर प्लांट में बच्ची डूब के मर गई थी, जिसके बाद अब तक उसको मेरे नॉलेज में कोई मुआवजा नहीं मिला। तो इस पे आप लोग और आपकी पार्टी ने, आपके पालक मंत्री ने क्या किया? भाई बच्ची का नाम मुस्कान है। मुस्कान लड़की है, हाँ, कुछ महीने उसका पहले परिवार बहुत गरीब परिवार है। आप और आपकी पार्टी, आपकी गठबंधन पार्टी ने क्या किया उसके लिए? भाई कुछ लोग गए थे, मैं तो वो विषय में गया नहीं था। वो लड़की पानी में डूब के उसकी डेथ हो चुकी थी। कुछ लोग गए थे, नितिन राउत साहब ने भी कुछ मुआवजा देने का बोला था महानगर पालिका को, मगर गलती तो महानगर पालिका की है। जो कंडिस्टेड एरिया में उन्होंने ये प्लांट डाला, क्योंकि वो प्लांट का दरवाज़ा बंद होने से वो गंदा पानी का जमाव होता है, उससे मलेरिया होता है, मच्छर, गंदगी होती है, मच्छर से मलेरिया होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। महानगर पालिका को सबसे पहले तो ये डिसीजन नहीं लेना था, क्योंकि रेसिडेंसी एरिया में कोई भी कमर्शियल फैक्ट्री लगाने का अलाउ नहीं है, एनओसी नहीं देता। महानगर पालिका ने कैसा एनओसी दे दिया उनको, कैसा परमिशन दे दिया कि तुम वहाँ पावर प्लांट, फिल्टर प्लांट डालो। सबसे बड़ा कसूर तो उनका है। उस विषय में भी मैं हाई कोर्ट रिट पिटीशन डालने वाला हूँ। अब कैसा है, और लोगों की छोटी मोटी तकरारों की वजह से कुछ समय नहीं मिल पा रहा है। अभी कोर्ट न्यायालय भी चालू हो गया। अब हमारा आखिरी रास्ता अमिताभ बच्चन का वही रहता है। हमारे नेता या हमारे लोग ना सुने, अभी आप ही बताओ, आखिरी रास्ता तो अमिताभ बच्चन का है। हमको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, और आप जब देखो तब हमारी सरकार के पीछे भिड़े रहते हो। आज बीजेपी ने क्या किया, क्या किया, महानगर पालिका में क्या किया, महाराष्ट्र सरकार में थे क्या किया। एक भी ओबीसी बच्चे को अगर इन्होंने नौकरी दिया होता तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को दिल से सलूट करता। 7 साल की सरकार में उन्होंने एक भी ओबीसी को नौकरी नहीं दिया, ज्वाइनिंग नहीं किया उन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी महकमे में। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है देवेंद्र फडणवीस ने, यदि ओबीसी रिजर्वेशन वापस नहीं आएगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब वो तो बातों, देखो उनका कैसा है बीजेपी का, जब उनके बहुत सी बातों से चलते आए। अभी आपने देखा होगा ये क्या होता है, वो पॉपकॉर्न की पुड़िया नहीं होती क्या, 5-10 रुपए किलो, वो पुड़िया, उसमें हवा ही ज़्यादा भरी रहती, उसमें मटेरियल कम रहता है। बस हवा है उनके पास, मटेरियल कम है, बातों का ही बाजार है। उन्होंने किया क्या, अगर उन्होंने ओबीसी की इतनी हमदर्दी थी, आज पुलिस में अगर वो 10,000 नौकरियां लगाते तो 7,000 ओबीसी बच्चा हमारा लगता, हमारा भाई लगता पुलिस डिपार्टमेंट में, तो ओबीसी का ही भला होता ना। उन्होंने इसीलिए कोई भी भर्ती किया ही नहीं अपने शासनकाल में, कि अगर भर्ती करेंगे ओबीसी के बच्चे नौकरी पे लगेंगे, और नौकरी पे लगेंगे तो ये बिजी हो जाएंगे। ओबीसी को तो सिर्फ इस्तेमाल किया उन्होंने। तो बीजेपी शासन में कितने लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरियां मिली, हमारे लोगों का इतिहास देख लो। देश आज़ाद होने से लेके अभी तक, अरे
मैं आपको क्या बताऊं नावेद भाई, इतिहास गवाह है। अरे हमने तो इस देश के खातिर हमारी ज़मीनें तक दे दिया। तुम अंग्रेज़ों का 7/12 देख लो उठा के, सारी हमारी थी। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने, इंदिरा गांधी जी ने ज़मीन एक्ट कानून बनाई। सूफी टाइगर की 1500 एकड़ ज़मीन थी, 1000 दे दिया इन्होंने, इनके पूर्वजों ने 1000 एकड़ ज़मीन दे दिया। और वो सरकार ने कांग्रेस की ओबीसी समाज के लोगों को कौड़ियों के दाम बेच दिया, मगर हमने अब तक नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमको ये देश प्यारा था, हमारे लोग प्यारे थे। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए आप तो सपोर्ट कर गए हैं, लेकिन मुस्लिम समाज भी कई सालों से अपना रिजर्वेशन मांगे गई है, उस पर आपका क्या कहना है? मुस्लिम समाज। नहीं भाई देखो, इस विषय में तो मैं भी अपनी सरकार को, हमारे आदरणीय पवार साहब को मैं लेटर लिखूंगा कि भाई इस देश में अभी तक आपने क्यों नहीं लिखा? आप खुद मुस्लिम समाज से आते हैं। अभी देखो, ये चर्चा आप मेरे से अभी कर रहे हैं, पहले भी मैं सुना, मैं बोला, और हमारे पक्ष में बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं हमारे ही समाज के। हाँ, अभी हमारे बड़े भाई है असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, वो बड़े बड़े रैलियाँ करते हैं, बहुत बड़ा एजुकेशन है उनका, भाई बालिस्ट्री है, हमारे बड़े भाई है। हमने सोचा कि विपक्ष में हमारे लोगों के लिए वो मुद्दा ज़्यादा उठाते रहते। अभी मैं भी सोचा कि भाई हमारे लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये देश का संविधान बोल रहा है कि जितना अधिकार ओबीसी का है, सिखों का है, अनुसूचित जाति का है, मराठों का है, उतना ही हमारा भी है। भाई हमारे भी लोगों के लिए आरक्षण बढ़ाइए। ये मैं भी अपने आदरणीय पवार साहब जी को लेटर लिखूंगा, सुप्रिया सुले जी को लेटर लिखूंगा, हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब को लेटर लिखूंगा, सब मिनिस्टरों को लेटर लिखूंगा कि हमारा भी वही अधिकार है, उतना ही अधिकार है, हमारा भी रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, हमारे लोगों को भी साथ अन्याय किया जाए। चलिए सर, आपने इतना कीमती समय इंडिया फैक्ट न्यूज़ को दिया। जाते जाते कोई बात आप जाते जाते क्या आप कोई अपनी बात रखना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपकी चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात ये करूँगा, जो मोदी जी जो कर रहे हैं लोगों के साथ दुर्व्यवहार, यानी बोल देते कि अच्छे दिन लाएंगे और वो कुछ करते नहीं, तो उनके विषय में आप ज़्यादा फोकस करिए कि भाई ऐसे बीजेपी के लोग कि बोल देते हैं, जनता के साथ वादा कर देते हैं, मगर कुछ कार्य करते नहीं, जनता के साथ न्याय नहीं करते, और ऊपर से दूसरी सरकार जनता बना देती है तो उसका विरोध करते हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से इसको ज़्यादा फोकस करो, लोगों को समझाने की कोशिश करो कि भाई बीजेपी ही लोगों का दुर्व्यवहार कर रही है। सर, दुर्व्यवहार की बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया फैक्ट न्यूज़ केवल गलत को ही गलत दिखाता है। अभी आप राज्य सरकार के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, जब केंद्र सरकार का मुद्दा आता है तब हम केंद्र सरकार के बारे में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल हम केंद्र सरकार के टॉपिक पे नहीं है, इसलिए यहाँ बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं आया, पर अभी हम राज्य सरकार के टॉपिक में बात कर रहे थे, इसलिए राज्य सरकार आया। अगर यहाँ पे बीजेपी सत्ता में होती तो बिल्कुल हम बीजेपी से ही सवाल करते। तो आप ऐसा ना सोचिए कि इंडिया फैक्ट न्यूज़ केवल एक पार्टी को सपोर्ट करता है, जब ज़रूरत पड़ती है हम केंद्र सरकार की भी घेराव करते हैं अपने चैनल पे। फ़िलहाल हमारे साथ है साजिद अली साहब, जो कि अपनी बात रखे। इनसे हमने कई कड़े सवाल पूछे जिसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।